सर आप मना करते हो सिकाई करने को, दवाई लेने को, तो जो ऑर्थोपेडिक्स हैं या न्यूरोसर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो नाराज नहीं होते आपसे? सर देखिए, नाराजगी क्यों होना। 8वीं कक्षा तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। इसके बाद मैंने आर्मी स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया। खासकर मेरे पिताजी का ये कहना था, उन बड़े शहरों में ये सुविधाएं सबको मिलती, ऐसी जगह काम करो, अपने यहाँ काम करो जो अपने लोगों को उस स्तर का इलाज मिल सके। उनकी बात बहुत हद तक सही थी। फिजियोथेरेपी होती है वो 30-40 मिनट की होती है, लेकिन मैंने ये देखा है कि आपकी जो फिजियोथेरेपी है वो सेशन बमुश्किल 1-1.5 मिनट में हो जाता है। तो क्या फ़र्क है दोनों फिजियोथेरेपी? उसी 1.5-2 मिनट की थेरेपी से लोग आपको जादूगर कहने लगे, क्योंकि लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। देखिए, जैसा अपडेशन ब्रांच में आता जाएगा, हम आज के दौर में आप ये समझिए कि समय की कितनी कीमत है लोगों के पास। जी हाँ सर, आमतौर पर आप पेन किलर लेने को मना करते हो जी, आप सिकाई करने को मना करते हो, आप जेल लगाने को मना करते हो, तो कैसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मना किसको करता हूँ इस पे निर्भर करता है। नमस्कार, हमारे इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर में, और ग्वालियर में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैभव चौबे। लोग इनको डॉक्टर नहीं, इनको जादूगर कहते हैं। डॉक्टर वैभव, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। डॉक्टर साहब, 1 साल से हमारा डिस्कस चल रहा है कि हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन वो एक मौका नहीं आ रहा था। जी, अभी मौका आया है। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, जब हम स्कूलिंग का जो टाइम था हमारा, उस समय पर सबका एक माइंडसेट होता था, इंजीनियर या डॉक्टर। 2 ही प्रोफेशन मेन लोगों को दिखते थे, बच्चों को। सभी जो भी हमारे साथी पढ़ रहे थे, सबका यही था, इंजीनियर, डॉक्टर। बहुत हुआ तो कोई कॉमर्स साइड में जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाते थे। तो ये मेन 3 आप आज की तारीख में तो काफ़ी प्रोफेशंस हो गए हैं जो अब आप बहुत लीग से हटके चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। लेकिन उस समय पर ये 2 ही प्रोफेशन थे। जब देना एग्जामिनेशंस स्टार्ट हुए तब किया, तो कुछ एक मुलाकात ऐसी जगह हुई मेरी जिनसे जो कि इस प्रोफेशन में काम कर रहे थे जी, उनका जो इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर वो काफ़ी गहरा रहा। उनका जो प्रभाव आया मेरे ऊपर वो काफ़ी गहरा रहा। मैंने देखा लोगों को कि बिना दवा गोली, बिना ऑपरेशन के भी इलाज संभव है। तो वो मेरे लिए भी कुछ नई चीज़ थी। हालांकि मेरे घर में 2 डॉक्टर्स थे। मेरे चाचा जी सिविल सर्जन थे। मेरा कज़न भाई जो है, चाचा जी का जो बेटा है, वो भी जनरल फिजिशियन है। तो 2 डॉक्टर्स देखता था मैं, और तो मुझे एक घर से वो था कि मुझे डॉक्टरी करनी है। मेरे दादाजी भी डॉक्टर रहे हैं। तो वो 1903 में आयुर्वेदिक कॉलेज जो हुआ करता था, पहले भारत में एक ही मेडिकल कॉलेज होता था, कलकत्ता में जी। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से उन्होंने उस समय BMS का जो पाठ्यक्रम था वो पूरा किया, और फिर वो एक बहुत सफल आयुर्वेदिक डॉक्टर रहे। बीना में पोस्टेड थे। धीरे धीरे करके फिर ये इन्फ्लुएंस बचपन से ही रहे। तो जब ये चिकित्सा पद्धति देखी मैंने, तो इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो हालांकि सिलेक्शन अलग अलग जगहों पर हो भी गया था। डेंटिस्ट्री में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। KCET जो कर्नाटका का CET पैटर्न है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट मुझे ये था कि अब मुझे एक ये चिकित्सा पद्धति में जाना है। तब मैंने एग्जामिनेशन दिया, इसका एग्जामिनेशन क्लियर किया, और फिर मैं इस प्रोफेशन में आया। बचपन कैसे बीता आपका, क्या बैकग्राउंड था, और कहाँ तक फिर आपने कहाँ एजुकेशन लिया? बहुत ही अच्छी यादें हैं बचपन की। मैं जबलपुर से ही मतलब मेरा बचपन पूरा जबलपुर में ही बीता। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। पिताजी की पोस्टिंग जबलपुर आई जब मैं 1.5 साल का था। वो बिजली विभाग में चीफ इंजीनियर थे। तो उनकी पोस्टिंग जबलपुर रही 1982-83 से। तो वो लगभग फिर वो जबलपुर ही रहे, फिर घर भी हमारा जबलपुर ही बना। तो मेरी स्कूली शिक्षा, शुरुआती शिक्षा जो रही, वो सरस्वती शिशु मंदिर जो है एक मदन महल स्कूल ब्रांच है, वहाँ से रही। 8वीं कक्षा तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। इसके बाद मैंने आर्मी स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया, जो उस समय नया खुला हुआ था। GRC ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर है, जबलपुर आर्मी का बहुत बड़ा बेस है। तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ। उसमें हर क्लास के अंदर में 3 सिविलियन स्टूडेंट्स की पोस्ट होती थी। तो उसके लिए आपको फाइट करना पड़ता था। तो ईश्वर की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद रहा कि उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर मैं आर्मी स्कूल में शिफ्ट हो गया। तो बाकी की स्कूलिंग मेरी आर्मी स्कूल रही। अच्छा, 12वीं तक। फिर
मेरा सिलेक्शन यहाँ फिजियोथेरेपी कोर्स में हुआ, तो मैं इस पाठ्यक्रम में आया। फिर मैंने अपना मास्टर्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से किया। फिर मैंने पीएचडी, फिर मेरी जॉब जो है, पहले मैं पुणे में ही जॉब कर रहा था। केईएम हॉस्पिटल है पुणे के अंदर में, किंग एडवर्ड मेमोरियल का, वहाँ पर कंसल्टेंट था, और एक इंस्टीट्यूट में मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था। फिर चूंकि मध्य प्रदेश को बिलोंग करते थे, तो परिवार का, खासकर मेरे पिताजी का ये कहना था, उन बड़े शहरों में ये सुविधाएं सबको मिलती, ऐसी जगह काम करो, अपने यहाँ काम करो जो अपने लोगों को उस स्तर का इलाज मिल सके। उनकी बात बहुत हद तक सही थी। तो मेरा फिर इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश आना हुआ। उसी समय यहाँ पोस्ट निकली, इंटरव्यू हुए, फाइट किया ग्वालियर। तो तकरीबन 130 कैंडिडेट्स ने फाइट किया था उस पोस्ट के लिए, बट कृपा है ईश्वर की कि वो इंटरव्यू फाइट होकर निकला, और फिर मैं मध्य प्रदेश में ग्वालियर आया। तो उनको ये सेटिस्फेक्शन था घर वालों को कि अब ये मध्य प्रदेश में है, घर के पास है, और ऐसी जगह सेवा दे रहा है जहाँ फिजियोथेरेपी का जो मतलब है वो लोगों को नहीं उस चीज का ज्ञान है, ना उस चीज का लाभ मिल रहा था। और संस्था भी सरकारी मिली, तो मैं अपने मन के हिसाब से ही लोगों की सेवा कर पाया उस हद तक। तब से ये सफर चालू है। फिर नौकरी रहते, चूंकि पढ़ाई का तो कहीं ना कहीं वो एक था ही शुरू से कि करना है, आगे भी कुछ पढ़ना है, तो कुछ रिसर्च वर्क भी कोलैबोरेशन में करता रहा। फिर मैंने पीएचडी ज्वाइन की, मैंने पीएचडी अपनी क्लियर की। तो मेरी स्पाइन पर फिजियोथेरेपी टेक्निक्स के ऊपर मेरा एक पीएचडी का थीसिस सबमिट हुआ, मुझे पीएचडी अवार्ड हुआ 2023। ग्रेट। तो अभी फैमिली में कौन कौन है अभी आपके? जी, पिताजी मेरे 2020 में उनका देहांत हुआ। माताजी हैं, मेरे साथ ही हैं। मेरी धर्मपत्नी है, एक छोटा बेटा है जो अभी 7 साल का है। तो फिजियोथेरेपी की डॉक्टर साहब बात करें तो आमतौर पर जो पारंपरिक फिजियोथेरेपी होती है वो 30-40 मिनट की होती है, लेकिन मैंने ये देखा कि आपकी जो फिजियोथेरेपी है वो सेशन बमुश्किल 1-1.5 मिनट में हो जाता है। तो क्या फ़र्क है दोनों फिजियोथेरेपी? देखिए, अंतर की अगर आप बात करें तो ये जो 30-40 मिनट, 1 घंटा, ये टाइम फ्रेम किसी ने डिसाइड नहीं किया है। मरीज की परेशानी के हिसाब से लोग इस प्रकार से ट्रीटमेंट डिजाइन करते थे। अब उसमें आप असेसमेंट का टाइम ले लीजिए, असेसमेंट के बाद में पेशेंट का काउंसलिंग का टाइम ले लीजिए, फिर ट्रीटमेंट का टाइम ले लीजिए। तो इस प्रकार से बहुत जो पहले इलाज के तरीके थे फिजियोथेरेपी में, देखिए ये मेडिकल साइंस की सबसे तेजी से बढ़ती हुई ब्रांच है भारतवर्ष में। भले ही ये थोड़ा सा लेट आई है, लेकिन असली तरीके जो हैं इलाज के वो यहीं से बाहर गए थे और वहीं से ये चीजें एक्सपैंड हुई जी। अब समस्या ये थी कि इतना लंबा टाइम पीरियड लोगों को देना इसलिए पड़ रहा था कि उनको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, आज भी मैं काफी कलीग्स मेरे मिलते हैं मुझसे, तो मैं अमूमन हम कॉन्फ्रेंसेस में यही बात करते हैं, तो कभी पूछते हैं कि क्यों इतना लंबा सेशन, जब आपको मालूम है कि ट्रीटमेंट 1.5-2 मिनट का होना है, तो इतना लंबा क्यों? कुछ उन लोगों की भी परेशानी है, उनका कहना ये है कि मरीज को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि हम आए, आपने इलाज किया और हम चले गए, तो इससे क्या उनको एक मानसिक रूप से वो मिले। तो मैंने कहा कि हम उनकी मानसिकता का नहीं, हम उनकी परेशानी का इलाज करने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि जो रूट कॉज है आप उसको इलाज कीजिए, रिजल्ट्स आएंगे, लोगों तक आपका मैसेज जाएगा अपने आप ही। तो वो कुछ कहना चाहूंगा कि हाँ, इलेक्ट्रोथेरेपी एक पार्ट है जिसमें थोड़ा सा समय लगता ही है। तो कुछ लोग इलेक्ट्रोथेरेपी में भी काम करते हैं, कुछ मैनुअल थेरेपी में काम करते हैं, जिस विधा में मैं काम करता हूँ ज्यादा। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन या अकेले इलेक्ट्रोथेरेपी में लोग काम कर रहे हैं तो हाँ, वो समय लेता है, क्योंकि आप एक इक्विपमेंट पे अगर 10-10 मिनट का भी ट्रीटमेंट करेंगे या 1 या 2 इक्विपमेंट भी आपने लगाए तो वो 20 से 30 मिनट का इलाज हो जाता है। उसी 1.5-2 मिनट की थेरेपी से लोग आपको जादूगर कहने लगे, क्योंकि लोगों को फायदा भी मिल रहा है। देखिए, जैसा अपडेशन ब्रांच में आता जाएगा, हम आज के दौर में आप ये समझिए कि समय की कितनी कीमत है लोगों के पास जी। तो समय की कीमत अगर हम समझेंगे और हम अपने इलाज को उतना प्रिसाइज करते जाएंगे, उतना टारगेटेड करते जाएंगे, तो इलाज छोटा ही होने वाला है। कि आपने जो परेशानी वो लेकर आए हैं, आपने एक ये कह लीजिए कि ये एक्सपीरियंस से चीजें और क्लियर होती जाती हैं कि आपका डायग्नोसिस जो है वो पेशेंट की कंप्लेंट से बनना शुरू हो जाता है, और जब तक आप उसकी हिस्ट्री ले पाते हैं और असेसमेंट कर पाते हैं, तब तक आपका डायग्नोसिस तैयार होता है। तो आपको पता है कि ये प्रिसाइज ट्रीटमेंट अपने को अप्लाई करना है, वो कीजिए। हाँ सर, आमतौर पर आप पेन किलर लेने को मना करते हो जी, आप सिकाई करने को मना करते हो, आप जेल लगाने को मना करते हो, तो कैसे फायदा मिलेगा? देखिए, मना किसको करता हूँ इस पे निर्भर करता है कि पेन किलर हाँ
पेन किलर वैसे भी आपने देखा हो तो केवल मध्य प्रदेश शासन अकेला नहीं, और भी राज्यों के शासन है या और भी सरकारें हैं, भारत सरकार भी बहुत हद तक बहुत सारी पेन किलर, जैसे उनमें से एक निमेसुलाइड है, तो इस तरीके के ड्रग्स को बैन करने पर आ रहे हैं। क्यों बैन करने पर आ रहे हैं? तो आप अगर रिसेंटली एक डेटा देखेंगे तो अमेरिका जो अभी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी कहलाता है और मेडिकल क्षेत्र में सबसे आगे माना जाता था, उनके खुद के देश में 2/3 से ज्यादा लोग ADR, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इससे परेशान है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ निर्भरता इतनी ज्यादा हो गई थी दवाओं पे कि कोई प्रॉब्लम हुआ एक पिल, कुछ वायरल इन्फेक्शन आए नहीं एक शॉट। तो इस तरीके से करते 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 आपने बॉडी इम्यूनिटी को इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया है कि अब वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ज्यादा मरीज हैं वहां पर बजाय नॉर्मल बीमारियों। तो अब उनमें ये जागरूकता आ रही है कि अब हमें नहीं खाना चाहिए, हमें हर चीज के लिए दर्द दवा नहीं खानी चाहिए, हमें हर चीज के लिए ट्यूब, मलहम, इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी मलहम आप लगाते हैं, आपकी स्किन ईश्वर ने ऐसे 3 लेयर में बनाई है कि इसमें पानी भी अंदर नहीं जाता, तो किसी लोकल एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है कि आप जो, लेकिन लोगों को तुरंत फायदा तो मिलता है जी। 10 से 15 मिनट के लिए आपने उसमें, क्योंकि मेंथॉल का परसेंटेज होता है, तो मेंथॉल क्या करेगा, आपने देखो जैसे पेट्रोल अगर आपके हाथ पे उड़ जाए, एवेपोरेट होगा तो कैसा करेगा, ठंडा लगेगा। ऐसे ही मेंथॉल के रिएक्शन क्या आएंगे स्किन पर, ठंडा, गर्म या जलन, इनमें से कोई एक सेंसेशन आता है। आप कोई भी क्रीम लगा लीजिए, इन 3 में से ही कोई सेंसेशन आएगा जो पेन से रिलेटेड आप क्रीम लगाते हैं। ये कहीं स्किन के नीचे नहीं जा रही है, ये केवल वहां पर ठंडा, गर्म या जलन सेंसेशन दे रही है, जो कि एक पेन का मैकेनिज्म होता है। पेन का एक अपना पाथवे है जिससे पेन ब्रेन तक कैरी होता है। तो उस पाथवे को ब्लॉक करने के लिए है कि लोकली उस पाथवे को आपने ब्लॉक कर दिया, कि उस सेंसेशन को आपने वहां से रोक रखा है, दूसरा सेंसेशन स्पीडली ऊपर भेज दिया, तो वो जाके वहां पर ब्लॉक कर देगा, आगे का ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, अब आपका पेन सेंसेशन बंद हो गया वहां। ऐसी सिकाई का भी है। देखिए, सिकाई लोगों में एक अमूमन अपने देश में एक चीज देखी गई है, जहां कुछ लगा नहीं, गरम सिकाई उठा के कर ली। तो गरम या ठंडी ये किसमें करनी है और कितनी देर के लिए करनी और क्यों करनी है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये पता है कि किस चोट में, किस तकलीफ में किस तरीके का हीट या कोल्ड एप्लीकेशन होना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही चीज कर पाएंगे, अदरवाइज उसका नुकसान ही होने वाला है। लेकिन मोस्टली लोग तो आप मना ही करते हैं। देखिए, जैसे ओपन वुंड के केसेस हैं, उसमें नहीं करनी है आपको गरम सिकाई। एरिया क्या है, इंजरी का पैटर्न कैसा है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, कैसा है। जैसे एक्यूट केसेस में लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं, गरम सिकाई करने लग जाते हैं, जरा सी चोट लगी गरम सिकाई करने लगे। आप पहले ये देखिए बाहर का तापमान कैसा है, आपका शरीर किस तरीके से रिएक्ट करना चाह रहा है उस चीज के लिए, बॉडी का कौन सा पार्ट है जिस पर आप लगाने जा रहे हैं हीट, वहां पर क्या रिएक्शन आ सकता है। ये सब चीजों को देखते हुए ही मैं अलाउ करता हूँ, अदरवाइज उसको करने से आपकी चोट में कोई बेनिफिट आ रहा है क्या, केवल आप एक सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो गलत है। सर, आप मना करते हो सिकाई करने को, दवाई लेने को, तो जो ऑर्थोपेडिक्स हैं या न्यूरोसर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो नाराज नहीं होते आपसे? सर देखिए, नाराजगी क्यों होना, मतलब इनफैक्ट हमारे यहाँ तो ये स्थिति है अब कि ऑर्थो सर्जन्स हो, न्यूरो सर्जन्स हो या न्यूरो फिजिशियंस हो या जनरल फिजिशियंस हो, मेरे उनसे काफी अच्छे रिश्ते हैं। और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मैं गलत बात कह रहा हूँ किसी के लिए। वो भी चाहते हैं कि मरीज कम से कम खाए दवा, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो ना खिलाएं तो फिर क्या करें पेशेंट का। अब एक उभरती हुई ब्रांच चली आ रही है आपके सामने कि हाँ ठीक है आप फिजियोथेरेपी, तो इसीलिए वो भेजते भी है मरीज लोगों के पास में। तो बहुत से जगहों पर आपने देखा हो तो फिजियोथेरेपी के लिए तुरंत रेफरेंस दिया जाता है कि आप ये तब तक, जब तक आप वहां पहुंच ना जाए, वो इलाज शुरू ना कर लें, तब तक कम से कम ये कर लीजिए, टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल जाएगा, आगे इलाज वहां पे चालू हो जाएगा। सर, मैं देखता हूँ कि पूरे देश से आपके पास पेशेंट आ रहे हैं आज की डेट में, आपकी ख्याति जाहिर तौर पर बहुत बड़ी है। ऐसे में लोगों के पास में एक सवाल ये आता है, पूरे देश में जैसे पेशेंट आपके पास आ ही रहे हैं, आपको बताते भी होंगे, सपोज दैट कोई आगरा से आया या दिल्ली से आया या झांसी से आया, तो वहां भी लोकल फिजियोथेरेपी सेंटर हैं, लेकिन पेशेंट ये कैसे डिसाइड करे कि उसको किस फिजियोथेरेपी सेंटर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज कई बार फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। सर देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो अभी तक इस प्रोफेशन में रेगुलेशन नहीं आया था। जैसे मैं महाराष्ट्र से था, महाराष्ट्र में काउंसिल रहा है, तो एक रेगुलेशन है। काउंसिल कैसा है, गवर्नमेंट की एक बॉडी जो सारी चीजों को रेगुलेट करती है। जैसे कि अभी NMC आप देखते हैं, तो वो
मेडिकल फेटर्निटी को जो MBBS वाला कोर्स है उसको से लेके PG तक सुपर स्पेशलाइजेशन तक रेगुलेट करती है। तो एकेडमिक रेगुलेशन जैसी कोई चीज फिजियोथेरेपी के लिए नहीं थी 2021 से पहले। ओके 2021 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के हिसाब से और हमारी जो 40-50 साल की डिमांड पेंडिंग थी वो पूरी हुई और 2021 में हमारी काउंसिल का गठन हुआ, जो कि 2 साल बाद 2023 से रेगुलेशन में आई और अब धीरे धीरे करके हर एक स्टेट में, अभी तक जो लास्ट डेटा है 19 स्टेट में आ चुकी है और 3 यूनियन टेरिटरीज में आ चुकी है। अब धीरे करके हर राज्य में ये काउंसिल अपना काम शुरू कर रही है। जैसे ही ये काउंसिल अपना पूरी तरीके से काम शुरू कर लेगी, एकेडमिक रेगुलेशन आ जाएगा। तो जो एक आप मतभेद देखते हैं या एक आप बोलते हैं कि वहाँ अच्छा नहीं, इसका कारण ये है कि टीचिंग का एक स्तर कहाँ कैसा रहा है उस पर बहुत बड़ी चीज निर्भर कर रही है। ओके कहीं परमिशंस नहीं थी तो भी कॉलेजेस चल रहे थे, कहीं परमिशंस थी तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को परमिशन मिल गई जहाँ 2-2 कमरों में कॉलेज चल रहा है। अब आप एक मेडिकल साइंस की पढ़ाई को कैसे 2 कमरों में करा सकते हो जहाँ पर आपको हर तरीके का लैब चाहिए, हर तरीके की फैसिलिटी चाहिए, वो थी नहीं। बेसिक फैसिलिटीज मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में नहीं रही और उन्होंने कोर्सेज चलाए, तो फिर स्टूडेंट्स कहाँ से सीखते? तो उनकी भी गलती, मैं छात्रों की गलती कहीं से नहीं ये कहूंगा कि उनकी कोई गलती थी, उनको सीखने का मौका, पढ़ने का मौका नहीं मिला। फिर क्या हुआ है कि ब्रांच नहीं होने के कारण बहुत कम टीचर्स अवेलेबल रहे। तो इतने एरिया में, भारत इतना एक बड़ा देश, हर एक जगह तक पहुंच पाना संभव नहीं रहा उस चीज को, और हर छात्र अलग अलग अच्छे इंस्टीट्यूट्स तक पहुंच पाए वो भी संभव नहीं था। तो जिस प्रकार से रेगुलेशन नहीं आ पाया, तो जिसको जैसी सुविधा मिली उसने अपना ज्ञान अर्जन किया है। अब चूंकि 2021 के बाद काउंसिल आ गई, अब धीरे धीरे रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब स्टार्ट होंगे तो एक स्तर निर्धारित किया जाएगा। उसके नॉर्म्स भी होंगे। हाँ जी, तो उसके क्लिनिकल क्लिनिक्स के नॉर्म्स होंगे कि इतनी सीट से ज्यादा आप स्टूडेंट्स को नहीं ले सकते, आपके पास में इतना बड़ा लेक्चर थिएटर होना चाहिए, इस तरीके का लेक्चर थिएटर, कैसे कैडेवर्स होने चाहिए, किस तरीके से मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारे लैब्स होने चाहिए। तो पढ़ाई तो चूंकि सेम है, तो आपको किस स्तर तक उसको मेंटेन करना है, तो वो एक चीज निर्धारित होगी। दूसरा, क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपग्रेडेशन के लिए जहां तक हमको जो चीजें देखने मिल रही हैं उस हिसाब से इसके भी एग्जामिनेशंस रजिस्ट्रेशन के होते रहे, ताकि रिन्यूअल में आपको ये चीजें कंपटीशन में दिखती रहेंगी। तो एक स्तर जो है वो एक निर्धारित होगा। दूसरा आपका सवाल था कि वहां अच्छा कैंडिडेट क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, डॉक्टर तो हर ही एक जैसा ही है, पढ़ाई भी उसने की है, लेकिन किसी का इलाज किसी को लगता है, किसी का नहीं लग पाता है। अगर ऐसा होता कि सभी डॉक्टर एक जैसे, अगर आप दूसरी विधाओं की बात करें तो फिर बड़े हॉस्पिटल्स, मेदांता या एम्स जैसी चीजों पे भागने का लोगों को क्यों उद्देश्य बनता है क्षेत्रों से? तो ऐसा नहीं है, वो अपना एक फेथ रहता है कि अगर किसी ने बताया, आपको किसी ने बताया कि धर्मेंद्र जी वहां चले जाइए, वहां बहुत अच्छा इलाज होता है, तो आपका एक फेथ डेवलप होता है। आप पहले ही ये सुन के जाते हैं कि वहां अच्छा इलाज होता है, भले ही आपके हो सकता है क्षेत्र में जो फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर हो फिजियोथेरेपी के, वो अच्छा काम कर रहे हो, पर आपकी नॉलेज में नहीं आ पाई वो बात। तो इस प्रकार से लोगों का भरोसा, पेशेंट्स ठीक होते हैं, वो कहीं जाते हैं, वो बताते हैं, तो एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के हिसाब से आपका नाम उस हिसाब से होता है। तो आप खुद भी काफी फिट रहते हैं, क्या दिनचर्या है ताकि जो लोग देखें वो भी उसको फॉलो कर सकें? देखिए, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने का एक शुरू से ही, मतलब छात्र जब मैं था तभी से मेरे पिताजी का 4:30 बजे वो सोकर उठते थे और 5:30 बजे तक वो तैयार होकर घर से घूमने के लिए जाते थे। तो एक 10 से 15 किलोमीटर की वॉक और 1 घंटे का योग, वो योग 40 साल तक उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट योग सिखाया। जिस संस्था से वो जुड़े हुए थे, उनकी संस्था में योग का मतलब योग मित्र मंडल नाम की संस्था थी, और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट योग का मतलब नॉलेज दिया जाता था। तो अलग अलग जगह उनके शहरों में वो चलते थे। तो पापा का भी मैंने देखा कि लगभग 40 साल तो जो जीवन काल था वो फ्री ऑफ कॉस्ट योग सिखाने में गया। तो वो एक दिनचर्या कि 7 बजे वो वापस लौट के आते थे, तब तक उनको या तो हम तैयार पढ़ते हुए मिलते थे या फिर घूमने गए हैं अगर तो उनके साथ वॉक करके, योग करके फिर उनके साथ लौटते थे। तो गर्मियों की छुट्टियों में तो यही अमूमन दिनचर्या रहती थी। बाकी साल में स्कूलों के चलते ये रहता था कि टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, तो वो पूरे जीवन काल में सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की ही आदत रही। रात में लेट जागना कभी रहा ही नहीं, मतलब 10 बजे तक सोने की आदत रही है।
अब काम के चलते थोड़ा सा देर हो जाती है, 11 साढ़े 11 बजे तक फिर भी सोने की कोशिश करते हैं। तो मॉर्निंग वॉक और योगा? मॉर्निंग वॉक, योग अगर संभव हो पाता है तो योग, नहीं तो मॉर्निंग वॉक तो जाते ही। बहुत हेक्टिक रहता है आपका शेड्यूल, परिवार के लिए कैसे टाइम मैनेज कर पाते हैं? सर देखिए, समय सबके पास ही उतना है। अगर अपन अपने से आगे कुछ उदाहरण देखते हैं तो उनसे ही प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बहुत से लोग मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से डॉक्टर्स ऐसे देखे, बहुत सारे लोग देखे, और आप तो देखिए हमारे खुद प्रधानमंत्री अगर 18 से 20 घंटे तक काम करते हैं जी। तो फिर जिस उम्र में वो हैं, अगर 75 साल की उम्र में कोई इंसान इस तरीके से काम कर सकता है तो फिर आप और हम तो अभी काफी छोटे हैं उनसे, और हमें इच्छा होनी चाहिए, अंदर शक्ति होनी चाहिए कि इतना काम करें, सीखें अपन ये चीजों को। तो ठीक है, ऐसा बराबर समय देने का वो हो जाता, बैलेंस हो जाएगा। जिनको शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द रहता है, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और खान पान में उनको क्या लेना चाहिए, एक आइडियल फूड जो होना चाहिए? देखिए, समस्या शुरू ही खान पान से होती है। अच्छा। खान पान से शुरू ही समस्या धीरे धीरे आपकी दिनचर्या को बदल देती है। जब वो दिनचर्या बदलना शुरू हो जाती है तब आप तकलीफों में गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे आज की तारीख में आप देखें तो जंक फूड का कितना ज्यादा कल्चर, बाहर खाने का एक कल्चर लोगों ने बना लिया है कि घर का खाना मतलब खा रहे हैं, मजबूरी है, नहीं तो मौका मिलते ही उन्हें तुरंत बाहर का वो एक घर घर तक सुविधा पहुंचने लगी है। स्विगी जोमेटो पता नहीं क्या क्या आ गए अब तो ये सारी चीजें जो आपको घर घर तक खाना पहुंचा रही है बाहर का, तो आप अपनी हेल्थ के साथ और अपने परिवार की हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं ये देखिए। किस प्रकार का वो तेल इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार का न्यूट्रिशन उसमें बच पाता है। जो जंक फूड आप खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, इनसे गट आपका एडजस्टेड है क्या? मैं ये नहीं कहता कि वो खाना अच्छा है या खराब, देखिए वो किसी देश के लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि उनका क्लाइमेट वैसा है, उनका वातावरण वैसा है, उनकी जेनेटिक कोडिंग में वो चीज है। आपकी जेनेटिक कोडिंग में है क्या ये चीज कि आप एक डेड चीज को, भाई वो डेड चीज खाने का कल्चर कहाँ पर आया है? जिन जगहों पर तापमान 0 से नीचे रहता है। अब आप ग्वालियर, झांसी और इन क्षेत्रों की बात करें तो 45-48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ गर्मी में रहता है, प्लस बहुत लंबे समय तक 40 डिग्री से ऊपर ही तापमान बना रहता है। तो एक 6-8 महीने का समय आप जो है वो 40 डिग्री के ऊपर के तापमान में रहते हो। किस तरीके से आप सोचते हो कि बॉडी वो चीज या उस ब्रेड के इतने बड़े पीसेस को डाइजेस्ट कर पाती हो? नॉनवेज फूड के बहुत शौकीन है लोग, बाहर का नॉनवेज फूड खाना प्रेफर करते हैं। तो जो नॉनवेज फूड है उसका बेसिकली आप ये देखें कि मेटाबॉलिज्म होता कैसे। एक नॉनवेज फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट होने में 24 से 72 घंटे का समय लगता है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार अगर खाया है तो 3 दिन तक आपको कुछ नहीं खाना। ये फूड एक्चुअली शुरू कैसे होते थे? युद्ध के दौरान जब लोग, जो मैंने इतिहास में जहां तक मेरी नॉलेज है मैंने पढ़ा है, तो जहां तक आप देखेंगे कि उन्होंने युद्ध के दौरान या जहां पर भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है वहां पर वो इस प्रकार का शॉर्टकट फूड खाते थे ताकि लड़ने के लिए फिर से वो तैयारी हो सके और उनको एक पेट में आधार रहे। उसको हम शौक से खा रहे हैं अलग से, मतलब आप रात में 10-10 बजे 12-12 बजे तक आप खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, तो ये डाइजेस्ट होने का टाइम कब दोगे आप बॉडी को? ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाने का भी प्रचलन चल पड़ा है, जितनी भी ठंड होती है लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। देखिए, आप स्ट्रीम से अलग हटके कुछ करेंगे ना तो आज की तारीख में है कि ट्रेंड है, आप वायरल हो ना, तो एक अजीब सा भूत सवार हो गया लोगों को वायरल होने का। हर चीज में वायरल होना है, कुछ भी काम करना है तो वो आइसक्रीम खाएंगे। आप देखिए उसके सारे लोग वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहे हैं। आप मौसम के विरुद्ध तो जा ही रहे हैं, तो आपकी शरीर की कहीं ना कहीं पे इम्यूनिटी को आप हैम्पर कर रहे हैं। अच्छी चीज है, 20 वर्ष 15-20 वर्ष की आयु से लेके आप 30-35 वर्ष तक तो सब अच्छा हो जाएगा। इसके बाद क्या? इसके बाद आप गिरते हैं क्योंकि आदत आपने डाल ली है 15-20 साल से उसी प्रकार के भोजन की। अब आगे क्या? तो हमेशा ऐसा भोजन, देखिए भोजन का मेन महत्व समझिए, शरीर को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए बस उतनी ही महत्ता है भोजन। ऐसी मार्केटिंग रही कि दिन में 4-4 बार 5-5 बार खा रहे, कोई रीजन नहीं है इस बात का कि आप 4 से 5 बार भोजन करते हो। इतना बॉडी को रिक्वायर्ड ही तो नहीं है, इसलिए तो आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में फंस रहे हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दूसरी और गट की प्रॉब्लम, IBS है, ये सब क्यों डेवलप हो रहा है कि आप जितना वांछित है उससे कहीं ज्यादा खा रहे हैं। तो वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चों के लिए कितना आहार होना चाहिए, मिडिल एज लोगों के लिए कितना होना चाहिए, बुजुर्गों के लिए कैसा आहार होना चाहिए। जब तक हम ये चीजें नहीं सीखें तब तक परेशानियां, बीमारियां अपने को घेरेंगी।
सर आजकल मोरिंगा पाउडर बहुत ट्रेंड में है, लोग उसको सुपर फूड बता रहे हैं, हालांकि इंडियन विधाई है वो। तो आप क्या सलाह देते हैं लोगों को? देखिए मोरिंगा वैसे भी आयुर्वेद के अंदर में अगर आप देखें पढ़ें तो बिल्कुल उसका तो पहले ही बहुत व्याख्यान दिया हुआ है, और कितनी दवाइयां हैं आयुर्वेद की जिसमें उसका इस्तेमाल होता है, मोरिंगा का होता है। दूसरी चीज देखिए, आप हमारे यहाँ खाने में आपके जितने भी घर में आप अब अगर बुंदेलखंड की बात कर लें अपन, तो कितना फूड है जिसमें मोरिंगा आप इस्तेमाल करते हैं। कड़ी में भी डालते हैं, हाँ। सब्जी भी बनती है, सूखी सब्जी भी बनती है उसकी, रसे वाली सब्जी भी बनती है उसकी, तो कितने प्रकार से आप उसे खाते हो, दाल में डालते हैं लोग उसको। तो ये क्या कर रहे थे आप बेसिकली, भारतवर्ष का जो खाना है, जो किचन है ना, ये आपकी साइंस है, इस साइंस को ही तो डिस्टर्ब किया गया, यहीं से बीमारियां शुरू हो गई। आयुर्वेद का भंडार है बेसिकली हमारी जो किचन है। अच्छा मैं देखता हूँ कि अभी मोरिंगा हो गया, पहले मुनगा की कोसें, सहजन की फली, यही तो कहते थे हम लोग, कहते थे, है ना। अब वो जब मोरिंगा विदेश जाके मोरिंगा हो गया, अब बात वही है, जो चीज वहां से आएगी उसको पब्लिसिटी मिलती है। तो वो क्यों है? क्योंकि पढ़े लिखे लोग, आधे पढ़े लिखे लोग, तो इनके लिए सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग क्या होता है, जो लोग विदेश में कर रहे हैं वो बात सही, वो हमें करनी है। जो हमारे देश में हो रही थी वो बात की कोई कीमत नहीं है। बहुत से ऐसे उदाहरण मैं आपको अपनी फील्ड में भी दे सकता हूँ जिनसे कि इन्फ्लुएंस किस तरीके से आदमी होता चला गया, और कभी ये नहीं सोचा कि ये तो हमारे यहाँ की साइंस थी जी, हमारे यहाँ से ये विद्या लेकर गए और उसको मॉडिफाई करके उन्होंने वापस भेज दिया। तो बहुत से ऐसे चीज हैं, नीम हो गई, अभी हल्दी के लिए पेटेंट के लिए लड़ाई चल रही है। तो अब हल्दी, आप मुझे बताइए कि आपके किचन में कौन सा ऐसा किचन है जहाँ हल्दी नहीं होती? हर खाने में आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, दाल में, सब्जी में। आप पहले ही उनको पता था, हजारों लाखों साल से ये पता था कि उसकी क्या कीमत, वो दवाई है बेसिकली, वो दवा, और दवाई की तैयारी कैसी कि कैसे हल्दी की गांठ को सुखाना है, कितना सुखाना है, उसके बाद कैसे पीसना है, ये सब भी तो प्रोसेस ही हुआ। आज आप एक रिसर्च लैब के अंदर में केमिकल्स यूज करते हो, वो केमिकल्स कंपनीज आपको प्रिपेयर करके दे रही हैं और सब आप कर रहे हो, ये टच ना हो जाए, वो ना हो जाए, हाथ में ग्लव्स हैं, ऐसा है। तो ये सारी चीजें आप एक केमिकल प्रिपरेशन के लिए तो मान रहे हो, जो घर में इतना बड़ा साइंस और रिसर्च लैब लगा हुआ है आपके घर में किचन, उसमें ये सब चीजें क्यों नहीं मानते कि खाने को बनाते समय में भी ये एक प्रकृति है खाने की, कि किसके बाद क्या डालना है आपको। ये आप अपने माताजी, दादी, नानी, इनसे देखिए, वो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक चीज बताएंगे कि राई इतनी भुनने के बाद में ये चीज डालनी है आपको, प्याज का कलर ये हो जाए तब आप ये डालिएगा। तो ये साइंस नहीं है तो और क्या है? उसमें भी तो आप टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज देखते हैं और उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करते हैं ना लैब में, वही चीज ये है। सर लोग जानना चाहते हैं आपके अपने शौक क्या है, कुछ शौक आपके भी होंगे, कुछ खाना पीना आपको भी पसंद होगा। जी, शौक तो देखिए, म्यूजिक मेरा बहुत बड़ा शौक है। म्यूजिक बचपन से ही मेरा पैशन रहा है, तो सिंगिंग, डांसिंग और स्टेज पे रहना, मतलब शुरू से ही मैंने बहुत सारे नाटकों में पार्टिसिपेट किया जी, स्टेट लेवल तक मैं गया, और डांसिंग में भी मैं स्टेट लेवल तक गया हूँ। ग्रेट खेल। बाकी मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे कराटे पे मैंने डार्क ब्राउन बेल्ट लिया हुआ था बचपन में, फिर बैडमिंटन एक शौक है, स्विमिंग एक शौक है। तो शौक तो है ये सारी चीजों के, जैसा समय मिल जाता है। व्यंजनों में क्या पसंद है? देखिए, घर का खाना, घर का खाना, और वो भी अगर मम्मी के हाथ का हो तो बहुत ही अच्छा। तो अगर उस खाने में तो देखिए, दाल बाटी है, बैंगन का भरता है, और भिंडी की सब्जी है, इस प्रकार से खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ। तो खाना अगर घर का है तो जो हड्डियों के दर्द से पीड़ित लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और खान पान में उनको क्या लेना चाहिए, एक बार आप बता दें। देखिए, दिनचर्या उनकी, जितना ज़्यादा आप मूवमेंट में रहेंगे उतना आप बॉडी को एक हेल्दी वे में मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप मूवमेंट रोकेंगे, रेस्ट की तरफ आप ज़्यादा जाएंगे, उतना ज़्यादा मांसपेशियों की तकलीफ आपको होगी। तो जैसे उनके दिन की शुरुआत होती है, तो मेरा कहना है कि आप शुरुआत, प्राणायाम हुआ, योग हुआ, मॉर्निंग में वॉक हुई,
ठीक है, जिसको स्विमिंग साइकिलिंग कुछ अवेलेबल है अगर आपके क्षेत्र में तो आप वो कीजिए। इस प्रकार से आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आप पाएंगे कि दिन भर वो स्फूर्ति आपके शरीर में बनी रहे। तो जितना कम हो सके उतना कम रेस्टिंग पोजीशंस में रहिएगा। पहले के ज़माने में जो दिन भर के जो एक मतलब आपके कार्य प्रणाली थी वो ही ऐसी थी, जैसे घरों में महिलाओं के पास में हर तरीके का काम था जी। साफ सफाई से लेके झाड़ू पोछा हो गया, पानी खींच के लाना हो गया, आटा पीसना हो गया। और आप देखिएगा ऐसा नहीं होता था कि एक ड्रम में आपने भर भर के आटा पिसवा के रखवा लिया, ऐसा नहीं होता था। आप ताज़ा आटा ही मतलब गेहूं को पीसकर ताज़ा आटा पहले बना तो चक्कियां भी होती थी घर में हाँ, बहुत, और अलग अलग प्रकार के अनाज होते थे। गेहूं कम, दूसरे अनाज ज़्यादा खाए जाते थे, तो उनका चक्की से पीस के बनाना, मसालों को पीसने से लेके इस प्रकार के बहुत सारे काम थे जिसमें शरीर की हर एक एक्टिविटी होती थी। चीज़ें बदली, समय बदला, मॉडिफिकेशंस आए। तो जब इन मॉडिफिकेशंस के साथ हमको रहना है तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको शरीर को किस प्रकार से चलाना है। तो मैं अभी के लिए तो यही कहूँगा कि दिन की शुरुआत हमेशा योग से कीजिए जी। प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्राणायाम और सूर्य नमस्कार कीजिए। वॉक कीजिए, खुली हवा में कीजिए। एक नया ट्रेंड ट्रेडमिल जो है बहुत ज्यादा लोगों ने हाइप किया। देखिए ट्रेडमिल बेसिकली एक सर्किट ट्रेनिंग का पार्ट था। और किन के लिए ज्यादा कि जिन एथलीट्स को हमको कुछ एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग देनी, उनको एक सर्किट डिजाइन करते हैं हम कि इसके बाद ये डंबल्स करेंगे, इसके बाद वो रेजिस्टेड एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, अब ये वॉक करेंगे जी। उस ट्रेनिंग का पार्ट ट्रेडमिल था। चूंकि अब इतना बड़ा सर्किट और बाहर सारी चीजें करना हर जगह संभव नहीं होता है, हर क्लाइमेट में संभव नहीं होता है। फिर क्या हुआ कि बारिश तेज है, धूप तेज है, तो घर में ही आप कम से कम ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते थे। तो उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस। बाहर मौसम अच्छा खुला हुआ है, शुद्ध हवा बह रही है, हम घर में ट्रेडमिल कर रहे हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं है किसी प्रकार का। तो ट्रेडमिल का इस्तेमाल भी मौसम के हिसाब से रहे तो ज्यादा ठीक है। या मेट्रो सिटीज में आप देखिए लोगों को परेशानी है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, घूमने नहीं जा सकते हैं। अब वॉकिंग के लिए ट्रैक ही उनका कम से कम 15 किलोमीटर दूर है। ऐसे लोगों के लिए ठीक है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने पीने में देखिए घर का खाना, एक ही चीज सबको कहूंगा, घर का खाना खाइए ताकि आप खुद शुद्धता मेंटेन रख सकेंगे और आगे आने वाली जनरेशन को वो शुद्ध खाना दे पाएंगे। लोगों का कहना है कि अब कुछ भी चीज शुद्ध नहीं मिलती है। देखिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मूवी देखने के लिए अगर हम इतनी दूर जा सकते हैं और हम सारे स्ट्रगल के बाद टिकट्स अरेंज कर सकते हैं, या कोई शोज हम देखने के लिए इतना स्ट्रगल कर सकते हैं, तो फिर घर के खाने के लिए अगर हमें कुछ व्यवस्थाएं करनी तो क्यों नहीं कर सकते हैं। कि घी शुद्ध नहीं मिलता, तो हाँ नहीं मिलता है आज की तारीख में मार्केट में, पर लोगों का ये मानना है कि घी जो बाहर से दूध लेकर आ गए हैं उसमें से मलाई जमा के उन्होंने घी बना लिया। नहीं, क्योंकि दूध कहाँ से आया है यही सबसे पहली शुद्धता का पैमाना। आपको पहले जाकर आप देखिए अपने अपने क्षेत्रों में, आप देखेंगे गौशाला होंगी कहीं ना कहीं पर। आप जाइए गौशाला, वहां से उनसे दूध का अरेंजमेंट कीजिए, उस दूध में से आप जमा के फिर मलाई करके फिर धीरे धीरे करके जो प्रोसेस है पूरा, उससे घी बनवा के अपने घर वालों को खिलाइए। आप खुद पाएंगे कि कितना अंतर किन चीजों में आ गया। या बहुत से लोग अभी इस पर काम कर ही रहे हैं, गौशाला है लोगों की, बहुत सारे लोग गौपालन कर रहे हैं और धीरे धीरे करके घी का वो कर रहे हैं। आप बिल्कुल उनसे कांटेक्ट कीजिए। तो थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, शुद्ध खाना है तो कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ के अरेंज करके चीजों को करना पड़ेगा। और कम से कम मैं बोल रहा हूँ कुछ भी कीजिए, घर पे खाइए, तो कम से कम जहर तो नहीं खाएंगे आप। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो ये थे ग्वालियर के डॉक्टर वैभव चौबे, जो हमें बता रहे थे कि हम अपने शरीर के दर्दों को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। लोग इनको इसलिए डॉक्टर नहीं जादूगर कहते हैं। नमस्कार।